डियर स्टूडेंट, पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ और इनका देहांत 1983 में आकस्मिक अर्थात कि अचानक हो गया था। सर्वेश्वर दयाल यूँ तो वैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते थे। बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, नाटक लिखे हैं इन्होंने। उन्हीं में से है इनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, कुआओं, नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग जो कविता संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक और चरखे और चरखे। खूंटियों पर टंगे लोग के ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी हासिल किया है इन्होंने। सर्वेश्वर दयाल एक मध्यवर्गीय परिवार से ही नहीं उनका जन्म हुआ था। और मैं आपको बताती हूँ जो पाठ है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक इन्होंने एक उनके ऊपर लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया है। ठीक है, किस पर? फादर कामिल बुल्के के ऊपर लिखा गया है ये। और एक संस्मरण है, उत्कर्ष रूप का संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, जब भी हम किसी को स्मरण करते हैं और उन स्मृतियों के ऊपर हम संस्मरण लिखते हैं। ठीक है, फादर कामिल बुल्के पर सर्वेश्वर दयाल जी का यह संस्मरण एक उच्च कोटि में का और खराबे उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम यूरोप में रैम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजा घर जो होते हैं उनमें पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। कौन सी? बेल्जियम, रैम्स चैपल जहाँ का। फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। फादर बुल्के में से अंतरंग संबंध थे। किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को लोग हमेशा याद करते रहेंगे। उन्होंने हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना है। फादर बुल्के, जो फादर बुल्के का व्यक्तित्व था उसके विषय में सर्वेश्वर दयाल जी मानते हैं, लेखक मानता है कि फादर बुल्के को की रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। फादर बुल्के मतलब हर व्यक्ति से कितने मिठास से बात करते थे ये हम कह नहीं सकते। उन्हें जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। ठीक है, फादर बुल्के के लिए वो बता रहे हैं कि उन्हें जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए हमेशा मिठास भरे, मतलब हमेशा दूसरों के लिए इतने मीठे शब्दों का जो प्रयोग करता था और कोई अतिरिक्त उसके
पास कुछ था ही नहीं मिठास के सिवा, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? अर्थात कि उसको जहरबाद जैसी बीमारी होना क्या जरूरी था, या ईश्वर क्यों ऐसा करता है, या क्यों ऐसा चाहा ईश्वर ने? कोई ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था थी, आस्था ही जिसका अस्तित्व था, अर्थात कि वो एक गिरजाघर में पादरी थे, मतलब जिसका अस्तित्व ही इतना महत्वपूर्ण था कि हमेशा उस ईश्वर में के रूप को ही देखता था, निहारता था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर भी क्यों? जहरबाद कहते हैं जैसे कोई जहरीला फोड़ा, अर्थात कि कैंसर, अर्थात कि उन्हें कैंसर हुआ तो लेखक को इस चीज़ का कष्ट होता है कि फादर बुल्के जैसे व्यक्ति को ये ऐसी बीमारी अर्थात कि जहरबाद क्यों हुआ, जिसके हमेशा शब्दों में मिठास और एक अच्छा व्यक्तित्व, सन्यासी, उनके पास सब कुछ, ऐसी भावनाएं थी, फिर उन्हें ऐसी लंबी बीमारी ईश्वर ने क्यों दी? एक लंबे पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती हुई दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल कर गले लगाने को हमेशा आतुर। इतनी ममता और अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो उसके प्रति उनके हृदय में हमेशा प्रेम भरा रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। कौन बता रहा है? लेखक। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली में आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, अर्थात कि जब फादर बुल्के मुझसे गले मिलते थे, उनकी बाहों का दबाव जो है मैं अपनी छाती पर आज भी महसूस कर रहा हूँ। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। फादर बुल्के के विषय में कौन लेखक बता रहा है कि फादर बुल्के को सुनना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरा है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक संस्था थी, जब हम उसमें एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे जैसे थे, मतलब सब लोग वहाँ आते थे और साहित्य पर चर्चा करते थे, हंसी मजाक होता था और गोष्ठियाँ होती थी, गंभीर बहस होती थी और रचनाओं के विषय में बेबाक, अर्थात कि किसी से बिना पूछे ही उसे राय दे दी जाती थी और सुझाव भी दिए जाते थे। मतलब कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करने के लिए हम एक दूसरे से सबसे सलाह लेते थे, सुझाव लेते थे और एक दूसरे को सुझाव अपने आप ही दे दिए जाते थे। किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े रहते थे। ये कौन बताता है? लेखक। आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न खाना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य मतलब जैसे बच्चों के प्रति प्रेम की भावना होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, अर्थात कि जब वे हमारे साथ थे तो हमें लगता था कि जैसे हम उन्हीं की छत्र छाया में रह रहे हैं। जैसे कोई बड़ा वृक्ष, देवदारू बड़ा वृक्ष होता है, ठीक उसी तरह से फादर बुल्के की छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा बनी रही। मैंने कभी उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा, किसी फादर बुल्के कि कभी उन्हें मैंने क्रोध करते हुए नहीं देखा। ममता तथा प्यार में से लबालब छलकता हुआ महसूस किया। फादर का भरा पूरा परिवार था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। फिर भी वे बेल्जियम छोड़कर, और वह भी वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कर अंतिम वर्ष में थे उस समय में, उस पढ़ाई को छोड़कर उनके मन में सन्यासी बनने की जो भावना जागृत,
वहीं से उनका सन्यासी जीवन प्रारंभ होता है। फादर बुल्के का जब उनसे कभी ये पूछा जाता कि अपनी जन्मभूमि पर कि क्या तुम्हें याद नहीं आती, तो उन्होंने क्या कहा, हाँ याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी, जैसे कि आपको अपने देश की याद आती है, मेरा देश तो अब भारत है। किसने कहा? फादर बुल्के ने, कि मेरा देश अब भारत है। मैं जन्मभूमि पूछ रहा हूँ, अर्थात कि जहाँ आपका जन्म हुआ है मैं उसके विषय में पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। रैम्सचेपल, घर में किसी की याद आती है, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में वे डूब जाते, अर्थात कि माँ की उन्हें याद आती और माँ की चिट्ठियाँ अब अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को दिखाते। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव था। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी मतलब व्यापारी थे, और एक भाई उनका पादरी हो गया था। पादरी मतलब कि जो गिरजाघर होते हैं उसमें जो चर्च में होते हैं उन्हें पादरी कहते हैं, पादरी का काम करते थे। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता करते हुए देखा था। किसकी? अपनी बहन की। एक छोटी बहन थी जो बहुत जिद्दी थी, तो उनकी शादी की चिंता करते हुए हमेशा उन्हें देखा जाता था। भारत में बस जाने से के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से सिर्फ मिलने वे भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की तरह सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही कह दिया था। किसके विषय में? उनके विषय में, कि लड़का हाथ से निकल चुका है। वह बालकों की सरलता जैसे प्रश्न करते और कहते कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया है। वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। एक शर्त रखी गई, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वालों की 2 शर्तें रखी जाती हैं। ठीक है, जो 2 शर्तें रखी उन्होंने वे कौन सी थी, कि एक तो मैं सन्यासी होकर भारत जाऊँगा, और भारत जाने की ही बात उनके हृदय में क्यों थी नहीं जानता, बस मैं यही सोचता था कि मतलब मुझे भारत जाना है। उनकी शर्त मान ली गई। भारत आने की जो शर्त थी वह वहाँ के पादरी ने और उनने मान ली। फिर वे कलकत्ता आए, वहाँ उन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1950 में पूरा अध्ययन किया। जो रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्ययन पढ़े गए थे। फादर ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, ब्लू बर्ड, जिसका हिंदी में रूपांतर किया नील पंछी के नाम से। उनके का जो उपन्यास था उसका नील पंछी के नाम से उन्होंने लिखा, और इसके उपरांत वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। उन्होंने अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी लिखा। वहीं वे बीमार पड़ गए। पटना आए, दिल्ली आए और फिर चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के चले गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे, अर्थात कि सब रिश्तों को
बड़ी तत्परता से उन्हें उनमें निभाने की क्षमता थी। दसियों साल मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस हो, अर्थात कि जो व्यक्ति उनसे एक बार मिलता था वह काफ़ी लंबे समय तक हमेशा उन्हें याद रखता था। प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने 1950 में शोध प्रबंधन रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। ब्लू बर्ड भी वहीं लिखा उन्होंने, और फादर बुल के रिश्ता बनाते थे वैसे ही पूरे जीवन निभाते भी थे। जब भी हम दिल्ली आते समय निकाल कर वे मुझसे मिलने अवश्य आती। ऐसा नहीं है कि एक बार मित्रता की और फिर उसे भूल गए। ठीक है, वे जब राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, अब हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन उस समय हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं थी, जिसे देखकर फादर बुल के हमेशा परेशान हुआ करते थे। वे हमेशा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में हो। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा था कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर मुझे दुख होता है। अर्थात कि देश में वैसे सब कोई हिंदुस्तानी कहते हैं अपने आप को, लेकिन जब हिंदी भाषा बोलने की बात आती है तो कोई भी उस हिंदी भाषा का प्रयोग ना करके अंग्रेजी की तरफ दौड़ लगाते हैं। इसी से ही वे हमेशा नाखुश और झुंझलाहट भरे चेहरे से दिखाई देते थे। हिंदी वालों द्वारा उसकी और बेइज्जती उनसे जैसे कि सहन नहीं हो रही। घर परिवार के बारे में, निजी तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक अच्छी रोशनी में जल भर देना था, जो किसी गहरी तपस्या में जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन का नया रास्ता। ठीक है, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता चला कि वहीं खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। किसी को भी बाहें फैलाकर या दिल खोलकर उन्होंने गले से नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें फैलाए, दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़े थे। उनका ताबूत में जिस्म पड़ा था, जो शांति बरसती थी, वह चेहरा आज घिर गया था। तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके पारिवारिक राजमेश्वर सिंह आदि सब उनके साथ उतर पड़े। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी पेड़ों की घनी छांव में सड़क के किनारे कब्रगाह थी, जिसमें आखिरी छोर तक के लिए जाना पड़ा, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुँह खोले लेटी थी। अर्थात कि जब कोई भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके लिए बता रहे कि जैसे लग रहा था कि वह अपना आवाक खोले बैठी। ऊपर करील की घनी छांव थी, चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वन। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र कुमार, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन और आदि लोग, पादरीगण उनके बीच में जैसे
गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान क्लर्क डॉक्टर सत्यप्रकाश और रघुवंश राय में गैरिक वसन चहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश रघुवंश जी आदि सब खामोश थे, दुखी थे, क्योंकि फादर बुल्के अब इस दुनिया में नहीं थे। सिमट सारी दुनिया जैसे कि सिमट गई थी। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहली कब्र के ऊपर लिटाई गई और मसीही विधि से अर्थात कि ईसाई विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर बुल्के पास्कल त्वैना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि में प्रार्थना की और फिर लौटे जेवियर्स की रेक्टर फादर पास्कल ने उसके जीवन और कर्म की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रही है, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति उस सबके मन में जो उनके निकट थे किस यज्ञ की पवित्र आँच की तरह आजीवन बनी रही। मैं उस पवित्र ज्योति को हमेशा श्रद्धा नत हूँ, अर्थात कि मैं नतमस्तक हूँ। थैंक यू।